तो जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं दुनिया के, वो अब ट्रंप पे मेल्टडाउन करने से ब्रेक लेकर सारा मेल्टडाउन अपना मैक्रोन के ऊपर उतार रहे हैं। तो भाई मैक्रोन ने ऐसा किया क्या है, आइए आज डिस्कस करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दो हफ्ते पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से भारत के जो बड़े बड़े लिबरल और बुद्धिजीवी हैं उनका बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है इमैनुअल मैक्रोन के साथ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस ब्रेकअप के झटके और फटके दोनों दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को अभी काफी समय तक लगते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मीडिया, खासकर अमेरिका की मीडिया जो है आजकल मैक्रोन पर मेल्टडाउन करने में काफी बिजी है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की जो मीडिया है वो मैक्रोन के ऊपर इतनी जोर से मेल्टडाउन क्यों कर रही है, एक फिगर जरा अपने दिमाग में रखिए। फ्रांस में 2015 के बाद से टेररिस्ट अटैक्स में 250 लोग मारे गए हैं। ये किसी भी वेस्टर्न देश में सबसे बड़ा नंबर है टेररिस्ट अटैक में लोगों के मरने का। सिर्फ इस वजह से कि इमैनुअल मैक्रोन ने इस इस्लामिक रेडिकलिज्म के खिलाफ काफी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, सिर्फ इस वजह से अमेरिका की जो मीडिया है वो हाथ धो के मैक्रोन के पीछे पड़ गई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि सिस्टेमिक रेसिज्म से लड़ने के बजाय फ्रांस तो भाई इस्लाम को रिफॉर्म करने चला है। मीडिया ने यह भी कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन इस्लामिज्म से नहीं लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों से लड़ रहे हैं। उसके ऊपर से आप CNN को देख लीजिए। CNN ने केयर, जो काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस है, जो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डायरेक्ट लिंक्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड से, उनका जो स्टेटमेंट है जिसमें कि फैक्चुअल गलतियां भी हैं, उस स्टेटमेंट को CNN ने बिना फैक्ट चेक किए सीधे सीधे पब्लिश कर दिया। तो यहां CNN को फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना मोदी कितने बजे हकता है इसको भी फैक्ट चेक करने के लिए ये इंडिया में पहुंच जाते हैं। तो ये मीडिया ने एक सिस्टम बना रखा है जहां पर जिन लोगों को अटैक किया गया है उनको मीडिया डिफेंड नहीं कर रही है, जो लोगों ने अटैक किया है उनको मीडिया डिफेंड कर रही है। इसको जानते हैं क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विक्टिम ब्लेमिंग या विक्टिम शेमिंग। आप इमेजिन कीजिए कि क्राइस्ट चर्च की शूटिंग के बाद अगर मीडिया ने इसी तरह से उस व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट टेररिस्ट को ब्लेम करने के बजाय मुस्लिम्स को ब्लेम किया होता। आउट ऑफ द सिलेबस। लेकिन यहां पर क्योंकि जो अटैकर है वो एक विशेष डरी हुई कम्युनिटी से है, तो हम यहां पर विक्टिम को ब्लेम करेंगे। शर्म ले लो, यहां बहुत फ्रेश शर्म पड़ी है, आके थोड़ी सी शर्म ले लो सालों। और देखने से तो यह लगता है कि मैक्रोन को सिर्फ भौंकना नहीं, काटना भी आता है। तो पिछले कुछ हफ्तों में जो उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं रेडिकल इस्लामिज्म के खिलाफ, उसके बाद अब मैक्रोन एक्शन लेने को भी तैयार है। तो उसने कहा है कि वो एक चार्टर लॉन्च करने वाले हैं जिसको फ्रांस के सभी मुस्लिम ग्रुप्स को साइन करना पड़ेगा। और ये चार्टर ये कहता है कि इस्लाम एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, और मुस्लिम ग्रुप्स को यह भी कहना पड़ेगा कि वो फ्रेंच इस्लाम में फॉरेन इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। ये क्लियरली एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है क्योंकि 250 लोगों की जानें जा चुकी हैं 2015 से। लेकिन इतनी सी बात पे फेक न्यूज ऑलरेडी शुरू हो गया है। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, अरे भैया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है ही क्यों? पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर कहती हैं कि मैक्रोन मुस्लिम्स के साथ वही कर रहा है जो नाजियों ने जूस के साथ किया था। मुस्लिम बच्चों को आईडी नंबर दिए जाएंगे जूस की तरह। पहली बात तो भैया पाकिस्तानियों का दूसरों को नाजी बोलना तो वही बात हुई कि जो बंदा सड़क पे पेशाब करता है और दीवारों पे पेशाब करता है वो फिर कंप्लेन कर रहा है कि देखो यार इंडिया में गंदगी कितनी है। अबे तुम तो पेशाब करना बंद करो पहले। उसके बाद केयर की एक रिप्रेजेंटेटिव ज़हरा बिल्लू ने कहा कि भाई मुस्लिम बच्चों को आईडी नंबर दिए जाएंगे जिससे कि गवर्नमेंट मुस्लिम बच्चों के एक्टिविटीज को फॉलो करेगी और उनके पेरेंट्स को जेल में डालेगी। तो ये जान के आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि ये जो क्लेम किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके बावजूद इस बात को हजारों लोगों ने शेयर किया है, लाइक किया है और रीट्वीट किया है। मतलब कसम से पूरी बात पहले सुन तो लो यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो। अबे नहीं, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ मेरे घर के सामने घूमना बंद करो। दोबारा कभी दिख गया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। फ्रांस सिर्फ मुस्लिम बच्चों को आईडी इशू नहीं कर रहा है, फ्रांस सभी फ्रेंच बच्चों को आईडी इशू कर रहा है। तो भैया इस इंफॉर्मेशन को जरा सा चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस्लामोफोबिया 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 शुरू हो जाता तुम्हारा। फ्रांस में देखिए रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम है और इस रेडिकलाइजेशन को
तो ये जो चार्टर मैक्रोन लाने वाले हैं और जो कुछ नए कानून रेडिकलाइजेशन को कम करने के लिए मैक्रोन लाने वाले हैं, उनको आज मैं डिस्कस करता हूं, जिनके ऊपर इतना मेल्टडाउन हो रहा है। क्योंकि इन कानूनों में कुछ अच्छे कानून भी हैं, लेकिन कुछ खराब कानून भी हैं। इन दोनों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले जरा इन कानूनों में अच्छा क्या है इसको डिस्कस करते हैं। जो चार्टर ये कहता है कि भाई फ्रेंच मुस्लिम्स को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस्लाम एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, और दूसरी बात कि फॉरेन इंटरफेरेंस फ्रेंच इस्लाम में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर से फ्रांस की जो गवर्नमेंट है ये लोकल बॉडीज को और स्कूल्स को ये पावर भी देगी कि अगर फैमिलीज और कम्युनिटीज आपको फोर्स करने की कोशिश करें कि आप सेक्स एजुकेशन को बंद कीजिए, तो उसके खिलाफ स्कूल बिल्कुल डट के खड़े रह सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा कानून है। उसके ऊपर से फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स को, लोकल बॉडीज को ये पावर भी देगा कि अगर कुछ फैमिलीज या कम्युनिटीज हैं वो मर्दों के लिए अलग कानून रखना चाहते हैं, औरतों के लिए अलग कानून रखना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ भी बिल्कुल डट कर खड़े रह सकते हैं। उसके ऊपर से कुछ ऐसे कानून भी आने वाले हैं जिसके अंतर्गत मॉस्क्स को बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट करना होगा और क्लियर करना होगा कि उनकी फंडिंग कहां से आती है, ताकि दूसरे देशों के रेडिकल सोर्सेज से इनकी फंडिंग ना आ रही हो। और देखिए ये अच्छे आइडियाज हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर कोई स्कूल प्राइवेट है, अगर उसको प्राइवेट फंडिंग मिल रही है, गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिल रही है, तो उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इन मस्जिदों में, मदरसों में रेडिकलाइज होकर जो लोग हैं वो टेरर अटैक कर रहे हैं फ्रांस में ये पाया गया है कि फ्रांस के मॉस्क की, मदरसों की फंडिंग अलग अलग देशों से आ रही है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जैसे कि टर्की, जैसे कि अल्जीरिया, जैसे कि मोरक्को। और एक रिपोर्ट ने तो ये भी क्लेम किया है कि 70% जो इमाम हैं फ्रांस के मॉस्क और मदरसों के, वो फ्रेंच हैं भी नहीं, वो बाहर से आते हैं और उनको बाहर से ट्रेनिंग और बाहर से पेमेंट दी जाती है। और इसलिए इस तरह की जो जगहें हैं ये बिल्कुल रेडिकलाइजेशन का एपी सेंटर बनी हुई हैं। यही चीज इंडिया में भी हो रही है। और कंजर्वेटिव फिगर्स भी ये बताते हैं कि पिछले कई सालों में सऊदी अरेबिया ने करीब करीब $90 बिलियन खर्च किए हैं वहाबी इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। इसमें कटार, कुवैत, टर्की जैसे देशों के फिगर्स भी इंक्लूडेड नहीं है। इंडिया में 1950 में 90 मदरसे हुए करते थे, और 2006 में इंडिया में 5 लाख मदरसे थे जिसमें 50 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। और वही लोग जो जाकिर नाइक की फंडिंग करते हैं वो लोग इन मदरसों की फंडिंग करते हैं इंडिया में। तो आप समझ जाइए कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। भाईचारा तो पढ़ा नहीं रहे हैं। देवेंद्र मित्तल ने एक किताब लिखी थी, हिंदुस्तान में मदरसे। उस किताब में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बच्चों को मदरसों में इंडिया में क्या पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपको सिर्फ अल्लाह को फॉलो करना चाहिए, आपको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करना चाहिए, काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि काफिर तो जहन्नुम में जाने वाले हैं, और आपको जिहाद करना और भारत में इस्लामिक रूल को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है इंडिया फैक्ट्स में इसी बारे में निकल कर आया है। उस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको जाकर जरूर पढ़ें। फ्रांस में भी ऐसे कई इमामों को देश से निकाला गया है जो इसी तरह की चीजें फ्रेंच बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो भाई ऐसी चीजों को पढ़ाने के बाद फ्रेंच सोसाइटी में या अपनी सोसाइटी में हार्मनी एक्सपेक्ट करना, तो वही बात हुई कि आप 6 महीने पुराना दूध पी रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेट नहीं खराब होगा। तो ये तो हुई जो अच्छी चीजें हैं इन कानूनों में। लेकिन कुछ खराब चीजें भी हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है। पहली चीज ये है कि इन कानूनों में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो ऑनलाइन हेट स्पीच को पनिश करते हैं। और देखिए ये एक बुरा आइडिया है, क्योंकि आप याद रखिए कि इसी तरह के कानूनों को फिर इस्लामिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, रेडिकल लोग भी इस्तेमाल करेंगे अपने रिलीजन के खिलाफ किसी भी स्पीच को बंद करने के लिए। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो नॉन लेफ्ट के लोगों को सेंसर करते हैं। तो फ्री स्पीच को डिफेंड करना, फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और इस कानून से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। दूसरा कानून जिस पे मुझे डाउट्स हैं वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं जो अपने बच्चों को घर पे पढ़ाना चाहते हैं बल्कि स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन पेरेंट्स को फ्रांस में पनिश किया जाएगा जेल भेजकर। मैं समझता हूं कि कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि इन बच्चों को घर में रेडिकलाइज नहीं किया जाए बल्कि स्कूल में जाकर सेक्युलर एजुकेशन सीखने का मौका दिया जाए। और उसके ऊपर से फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्ट्री ने यह भी पाया है कि ज्यादातर फ्रेंच मुस्लिम फैमिलीज में लड़कियों को घर में रखा जाता है और स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो देखिए ये सुनने से तो अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये जो कानून है इस तरह के, ये ज्यादातर गरीब फैमिलीज को पिनलाइज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि भाई पेरेंट्स को यह कह सकती है कि आप क्या सिलेबस बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं वो आप गवर्नमेंट से आकर बस अप्रूव करवाइए। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इन बच्चों के साथ रेगुलरली फॉलो अप करे, इन बच्चों को रेगुलरली मॉनिटर करे और इन बच्चों के ऊपर पर्सनालिटी टेस्टिंग भी करे, ताकि ये
इंश्योर किया जा सके कि इनको रेडिकलाइज नहीं किया जा रहा है, इन बच्चों पर भी वही स्टैंडर्डाइज टेस्ट होने चाहिए जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कूल में बच्चों के ऊपर होते हैं, ताकि ये हम पता कर सके कि जो एजुकेशन लेवल है दोनों बच्चों का वो बिल्कुल सेम चल रहा है। तो कई तरीके हैं ये इंश्योर करने के लिए कि घर पे जो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी एक अच्छी लेवल की एजुकेशन दी जा रही है और उनको रेडिकलाइज नहीं किया जा रहा है। और स्टैटिस्टिक्स ने हमें यह भी दिखाया है कि इस तरह से पेरेंट्स को पनिश करने से बच्चों की अटेंडेंस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रांस जो ये नए कानून लाने वाला है, इन कानूनों में कुछ अच्छे कानून भी हैं बहुत और कुछ खराब कानून भी हैं। तो खराब कानूनों को हटाना चाहिए, लेकिन इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है इस तरह की रेडिकलाइजेशन से लड़ने के लिए। तो देखिए, आज इंडिया में और कई वेस्टर्न देशों में भी लिबरल वैल्यूज के बीच में और बैकवर्ड वैल्यूज के बीच में एक लड़ाई चल रही है। कुछ लोग हैं इन देशों में जो लिबरल वैल्यूज को हटाकर अपने बैकवर्ड वैल्यूज जबरदस्ती इस सोसाइटीज के ऊपर डालना चाहते हैं। इन देशों में कई बुद्धिजीवी और काफी सारी मीडिया है जो इन बैकवर्ड वैल्यूज वाले लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की जरूरत है इन लिबरल वैल्यूज को डिफेंड करके और प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो नए कानून फ्रांस में आ रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप अग्री करते हैं, क्या आप डिसएग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे श्याम शर्मा शो के पेट्रियन लिंक पर क्लिक करें, श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करें। इससे आप श्याम शर्मा शो का डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं और श्याम शर्मा शो का जो नई वेबसाइट और नया मर्च स्टोर आ रहा है उसके बारे में भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे वहां पर। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है लेकिन आपने फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो हैं? बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।